नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं आज ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार ज्योति जी। एसआईआर जब से बंगाल में शुरू हुआ है और जब विधानसभा चुनाव के अब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये सारा कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और ममता बनर्जी की बेचैनी अब सिर्फ सड़कों में, उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में, उनके बोल वचन में नहीं है, बल्कि अब ये अदालत में महसूस की जा रही है। और आप सोचें, भारतीय राजनीति का कुछ एक ऐसा बिरला उदाहरण मिलता है जहां कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर लूट मार करती हुई नजर आती है। वो सबूतों को लूटती हैं, और यहां तक कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जो केस है, उसमें ईडी ने ये तक आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तर में घुस के कागजों की लूट करने के साथ ही साथ ईडी के ऑफिसर के मोबाइल को भी उन्होंने लूटा है। यानी मोबाइल लूट तक ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज एक और गंभीर मामले की तरफ ये पूरा सिलसिला बढ़ चला है, जब एसआईआर की हियरिंग हो रही है। याद कीजिए, ईडी की नहीं। ईडी का जो केस है वो अलग है, लेकिन एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप कोई जबानी जमा खर्च नहीं है। दर्शकों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस आरोपों में आप सोचें किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। बाकायदे एफिडेविट दाखिल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि भड़काऊ बयान। आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता ने सीधे तौर पर लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया है। आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि भय का वातावरण बना रही हैं ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि साहब, मुख्यमंत्री ने अपने बयान से ऐसा माहौल बना दिया है कि जहां ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ और मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को अपने काम में बाधा उत्पन्न हुई। विशेष तौर पर निशाना बनाया है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि 14 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स को विशेष रूप से निशाना बनाया और उसे डराया धमकाया। और आप सोचें कितनी खतरनाक बात अब आ रही है इस एफिडेविट में। चाकुलिया में हमला। जी हाँ, उत्तरी दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में लगभग 700 लोगों की भीड़ ने कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिन्होंने मतदाता सूची में सुधार के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर को नष्ट कर दिया। 14 जनवरी को 9 माइक्रो ऑब्जर्वर रूम हिंसा और सुरक्षा की कमी के कारण अपने कर्तव्य के से मुक्ति का अनुरोध करते हुए यानी इस्तीफा दे दिया। आयोग का यह भी एफिडेविट में लिखना है कि महिलाओं का समूह मतदाता सूची में संशोधन के काम में लगे अधिकारियों को घेर रही हैं, नारे लगा के उनके काम में बाधा डाल रही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से फेल्योर है कि आयोग ने यह भी कहा है कि स्थानीय पुलिस बीएलओ की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना में चिंताजनक बताया गया है। क्या ज्योति जी, ममता बनर्जी अब अपनी हार को सुनिश्चित मानकर खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ रही हैं? और उन्हें अब इस बात का भी क्या भय समाप्त हो गया, मरता क्या न करता, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई तो 356 या राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, जिसे न लगाए जाने से इस देश का एक बड़ा वर्ग, राष्ट्रवादी धड़ा, अभी तक असंतुष्ट है और उसे शिकायत है केंद्र सरकार से कि क्यों ना 356 लगा दिया जाए। अब जब इलेक्शन कमीशन इस तरह की बातें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है। ज्योति जी। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया क्योंकि सरकारी अधिकारियों को इन्होंने काम नहीं करने दिया। वो भी फ्रस्ट्रेशन होके कहेंगे कि माय लॉर्ड, हमें कम से कम इतनी तो सुरक्षा दी जाए कि हम अपनी जान बचा लें सरकारी कार्य करने में। क्योंकि कोई भी स्टेट से कोई भी ऑफिशियल जाते हैं तो वो इसलिए उसमें जाते हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी। और यदि सुरक्षा मुख्यमंत्री ही नहीं दे सकता, संरक्षण नहीं दे सकता, देखिए सब लोग भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकारी अधिकारी भी, तो वो कोई उनका पर्सनल इस तरह का निजी मामला नहीं होता कि वो किसी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं या ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। वो जांच कर अधिकारी थे, जांच करने गए थे,
अगर कोई परेशानी ना होती तो मामला साफ रहता। उनको क्या डर था, वो क्यों भागकर आई? और कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि इतना जायज सवाल था कि उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया, मतलब ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ इस तरह के काम में दखल क्यों दी? तो इन चीजों से क्या निकलता है कि भाई दखल क्यों दी जा रही है, क्यों? अब जो आपने अभी न्यूज है इसमें जो दिखाई है उसमें भी ये है कि महिलाओं ने घेराबंदी की अफसरों की, उन्होंने ये भी शिकायत लगाई है कि महिलाएं आई इकट्ठी होकर। महिलाएं ये सबसे पहले आगे करते हैं, इस तरह की चीजें हम अक्सर देखते हैं इसमें कि महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता है, साथ में बच्चों को लेके भी खड़ा कर दिया जाता है ताकि पुलिस उस पर अटैक ना, पुलिस का कोई किसी तरह का वो ना हो। पुरुषों को करेंगे, पुलिस पुलिस पुरुषों से कुछ दूसरी तरह से ट्रीट करती है, महिलाओं से थोड़ा बच जाते हैं लोग। इस तरह से अब ये एक वो बन गई है इनकी रणनीति कि ये लोग अब महिलाओं को आगे करके उनसे दंगे करवाने लगे हैं। बहुत सारे दंगे हमने इस तरह के देखे। खुद महिला होकर, महिला मुख्यमंत्री होकर वो खुद आई हैं आईपैक के दफ्तर में और वहां आके उन्होंने ये सब किया, इतना ड्रामा किया। और जो बात अंदर से निकल के ये आती है कि ममता बनर्जी को वहां आने में भी, जब ये सारा कुछ हुआ, आई हैं, उसमें भी 3-3.5 घंटे लगे थे, तो उसमें जो उनको लेना था वो ऑलरेडी ले चुके थे। उनको डर सिर्फ ये है कि देखिए आईपैक क्या है, आईपैक इनकी चुनावी रणनीति की कंपनी है और उस रणनीति की जो कंपनी है उसको ये भी पता है, ममता बनर्जी भी जानती हैं कि उसको उनका फंड कहाँ से आ रहा है, किधर आ रहा है, कितना है, वो भी उसको पता है। और ईडी ने भी वही नस दबाई है और इसलिए ममता बनर्जी को ये सारे प्रपंच करने पड़े। लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी। इसी के विरोध में, इसी के उसमें सुप्रीम कोर्ट तक के लोग गए, उन्होंने मांगा। अब देखो आगे इसमें क्या होता है। ममता बनर्जी को डर है और भयंकर डर है कि इनको जो है राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से तो बांधा जा ही सकता है। जैसे देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे किसकी सरकार आएगी, क्या आएगी, कैसे समीकरण बैठेंगे। अभी वहां पे ग्राउंड नहीं बना है अभी दोनों पार्टियों का, आप देख सकते हैं। पहले जो इनकी टीएमसी है उसके लिए उसका बहुत डाउन जा रहा था। जिस तरह से वो अप और डाउन किसी कार्य की वजह से नहीं जाती, टीएमसी जाती है अपने दंगों की वजह से, वो अप जाती है। जितना वो लोग अग्रेसिव होते हैं, दंगा भड़काते हैं, दूसरी जनता जो है वो डर जाती है, फिर वोट नहीं होता, उनकी सरकार आती है। यही उनके पास तरीका है ना, इसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है सरकार लाने का। अभी वो थोड़ा सा ममता बनर्जी पिछड़ गई थी और फिर से उन्होंने, अब कहते हैं ना कि फिर से जागृति आई है उनमें और वो वापस उसी चीज पे आ गई हैं कि उन्हें दंगे करवाना, ये सब करवाना। जितनी भी चीजें आपने अभी लिखी ये सारी उसी का परिणाम है। और उनको जब कुछ नहीं सूझता तो वो दंगे ही करवाती हैं। अब मुझे लगता है उनको अंदर से डर है कि भाजपा यहाँ पे पिछली बार से अच्छा वो करेगी और प्रदर्शन करेगी। तो अब जो है ना कि भाजपा सरकार बना देगी ना, ये तो अलग बात है, टीएमसी भी बनाती हुई नहीं दिख रही है, मेन बात ये है। तो फ्रस्ट्रेशन उनमें आएगा जिनकी सत्ता छीनेगी, उनमें आएगा। भाजपा तो अगर 75 के बाद आज अगली बार 10-15-20 एक्स्ट्रा भी लाती है तो भाजपा के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए सोचिए टीएमसी का क्या हाल होगा अगर टीएमसी की सरकार गिर गई तो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सारी फ्रस्ट्रेशन ये है। और ये कहाँ जाएंगे टीएमसी के गुंडे? नहीं, टीएमसी के गुंडे तो आप देखिए, ये टीएमसी के पास आज जो गुंडे हैं वो कभी लेफ्ट के गुंडे हुआ करते थे। ये भी एक गजब की तासीर है बंगाल के राजनीति की कि लेफ्ट का काडर पूरा का पूरा उठ के वो अराजक काडर ममता बनर्जी के पास आ गया। और एक नई चिंता है कि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या यही टीएमसी के गुंडे, जो कि मतलब बंगाल की एक स्पेशलिटी है कि ये सरकार जिसकी आती है उसके साथ ही चले जाते हैं, और ये शिकायत भी बहुत सारे लोगों के। लेकिन ममता बनर्जी की मानसिक हालत की जरा चिंता कर ली जाए। मुझे लगता है दर्शकों कि हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, ज्योति जी उसको एलाबोरेट कर रही हैं, लेकिन मैं भी अपने जितने भी थोड़े मोड़े अनुभव से किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में देखता हूं, सोचता हूं, तो आप जरा देखिए ज्योति जी, ममता बनर्जी की मानसिक हालत कहां तक गई है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट थर्ड पार्टी के ऑफिस में चला जाता है, वहां सबूत लूटता है, मोबाइल लूटता है, जैसा कि ईडी अपने मुकदमे में कह रही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ईडी ने कहा है मोबाइल लूट, तो मोबाइल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि वो कहाँ है इस समय वो पता लग जाएगा। खैर,
एक तरफ ईडी की जांच केवल भ्रष्टाचार की चल रही थी, ठीक है। ममता बनर्जी अब उसमें खुद अपने ही गले में फांस लेके आ गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, यानी अब सीबीआई जांच करेगी, तो अब लूट की जांच होगी, अब काम में बाधा डालने की बात होगी, धमकाने की बात होगी और अब तो लूट की भी बात होगी क्योंकि मोबाइल वाला लूट है। लेकिन ममता बनर्जी क्या-क्या कर रही हैं आप देखिए जरा। ममता बनर्जी ने भी एक दिन पहले एक ऐसी बात कही कि कम से कम कोई मानसिक स्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। आर्मी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि फोर्ट विलियम में बैठा हुआ सेना के अधिकारी ये नरेंद्र मोदी का काम कर रहे हैं। आप जरा स्तर देखिए ममता बनर्जी का। आप इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ रही, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को नहीं छोड़ रही हैं और आपकी अब इतनी हिम्मत कि आप भारतीय सेना को, ये वही है जब एक नॉर्मल रूटीन में आर्मी मूवमेंट कर रही थी तो ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि केंद्र सरकार हमारे खिलाफ आर्मी भेज के हमारा तख्ता पलट करा रही है। ममता बनर्जी आज के इस सूचना क्रांति के दौर में क्या बंगाल को वाकई एक आइसोलेटेड और एक घाटो बना चुकी हैं और उनको अब भी ये यकीन है कि हम इन तमाम बंगाली जिनको इन्होंने मतिमंद कर रखा है, उनको एक बार फिर बेवकूफ बना लेंगे? या इनका मानसिक इलाज कराया जाना चाहिए? क्या संविधान में ये प्रोविजन नहीं है कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पर न बैठे? तो ममता बनर्जी को तो इसी आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि भैया इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इस महिला का। जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जब आप किसी छोटी से छोटी पोस्ट पर भी सरकार में जाते हैं तो पहले आपको अपना जो है ना मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है। तो है ना, आईज का होता है, कहीं पूरा मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होता ही है कि इनको क्या बीमारी है। लेकिन रहते-रहते भी अगर हो जाती है और अधिकारियों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि आप लंबी छुट्टी लो, पहले इलाज करा आओ। अब बात ये है कि अब जब नेता है तो इन पे भी तो वो चीज लागू होगी, तो सबसे बड़े पद पे बैठे होते हैं ना, मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद है, अधिकारियों के भी ऊपर बैठे हुए हैं ये, तो इनको भी अपने मानसिक जो है ना इनको इलाज कराना चाहिए। ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए बोल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आर्मी का जो वो है उसमें वो एसआईआर की जांच करा रहा है, ये करा रहा है, और अगर वो मोदी के हैं तो मोदी का कौन नहीं है? मोदी का तो देश है ना पूरा, मोदी का पूरा बिल्कुल देश बात है। सही। अगर आप मोदी के नहीं हैं तो इसका मतलब आप भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते। मोदी संविधान से ही तो बने हैं ना प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही तो बने हैं ना प्रधानमंत्री। तो अगर आप उसमें विश्वास नहीं रखते तो मोदी कोई देश के दुश्मन नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति हुँ। नहीं है कि जिसकी कोई से ना हो। मोदी के कहने से ही होगा ना सब कुछ। अभी फिलहाल जब तक मोदी जी हैं या उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनके अनुसार होगा हर कार्य। तो मोदी का है तो मतलब मोदी कोई दुश्मन थोड़ी है। आप मोदी से बराबरी करके आप ये दिखा रहे हो कि आप जबकि मोदी के बराबर नहीं हो। आप मोदी हुँ। का नाम लेके बार-बार इस कोशिश में लगे रहते हो कि हम मोदी का नाम लेंगे, चाहे बुराई में भी लें, तो भी हमारा नाम जुड़ के हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। आप मोदी के समकक्ष हो ही नहीं। किसी भी हालत में मोदी के समकक्ष नहीं हो। तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसकी बराबरी पे, उसके लेवल पे आके फाइट करना शुरू करते हो मोदी से। मोदी है, मोदी को हटाना है। मोदी को हटा के भी कोई फर्स्ट चॉइस नहीं है भारतीयों की, कि अगर मोदी हट जाते हैं तो फर्स्ट चॉइस कौन है किसी की? कोई नहीं है। हुँ। ममता बनर्जी गलतफहमी होगी शायद, ये प्रधानमंत्री बनेगी, इनको कोई, ये बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, कोई अपने स्टेट की मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगा। खुद अपना चुनाव तो हार चुकी हैं, ये कौन-सी बात? खुद अपना चुनाव हार चुकी हैं। तो इस तरह के गलत सलत स्टेटमेंट देना ये व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति का ही प्रदर्शन करता है। और आर्मी को टारगेट करना मतलब ये वही वाली बात हो गई जो भी आपने बोली थी कि इन्होंने कहा कि मोदी हम पे अटैक कराना चाहते हैं आर्मी के थ्रू। मतलब आप ये अपने को मान के चलिए कि हम कोई अलग देश है, ये अपने को देश बिल्कुल। और मैं उसकी रानी हूँ, और यहाँ वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहूंगी। तो मैं चाहे यहाँ बांग्लादेशियों को भरूं या किसी और को भरूं, ये मेरी मर्जी। मैं यहाँ की जनता को कुछ दूं या ना दूं, ये सब मेरे गुलाम हैं। तो हंटर हुँ। वाली बीवी बन के बैठना वो उनके मन में हमेशा से रहा है। तो अब क्योंकि उनका अंकुश नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन अब बाहर आ गई है निकल कर। जो बाहर आ हुँ। गई निकल के, तो जनता देख रही है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात बता दूं, मोदी चाहते ही यही है। मोदी हमेशा से कभी मुंह से नहीं बोल के कहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है खराब है। वो हर एक का चरित्र चित्रण उसके सामने रख देते हैं कि भाई खुद पढ़ लो और खुद देख लो इसको कैसा है ये। तो वो ठीक सबके है। सामने वो सबको दिख रहा है कि कैसी है, क्या मानसिकता है इनकी, सब नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब ये
साफ होता जा रहा है कि एसआईआर को जो अपना काम करना था, एसआईआर ने ग्राउंड का वो काम कर दिया है। वो ममता बनर्जी के राजनीतिक व्यवहार में दिख रहा है और शायद यही वजह है कि अब वो अपने पुराने जो सूत्र है, जो कि उन्हें करना ही था। अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी चूड़ी टाइट कर देते हैं कि सामने वाला खुद अपने कपड़े फाड़ने लगता है, तो ममता बनर्जी की भी स्थिति यही है और नरेंद्र मोदी की पिच पर आके खेलने को ममता बनर्जी मजबूर हो गई हैं और यहाँ तक कि सीजेआई के सामने अब गिड़गिड़ा रही हैं, गुहार लगाया है ममता बनर्जी ने कि साहब देखिए, हमें जेल जाने से बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस तरीके से ट्रैप में फंस चुकी हैं। ईडी सिर्फ मनी मैटर्स की जांच कर रही थी, लेकिन लूटने पर मजबूर होके ममता बनर्जी ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लवादा भी अपने ऊपर ओढ़ लिया है और अब उन्हें पता है कि मैं किस-किस केस में गिरफ्तार हो सकती हूँ। तो खैर ममता बनर्जी आगे बढ़ें। अब जरा चलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नवीन साहब ने अब बाकायदे अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको अपना बॉस भी बना दिया और बताया भी उन्होंने। तो जरा देख लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से नितिन नवीन साहब जो कि अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कहे जा रहे हैं और हैं भी। तो जरा देखिए किस तरीके से ये दूसरे चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है जो अपने एक बिल्कुल युवा अध्यक्ष को किस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं। ये एक छोटा-सा हिस्सा है, मुझे लगता है कि इसे दर्शकों जरा सुनें, उसके बाद ज्योति जी से थोड़ी देर की और बात बंगाल के ही विशेष संदर्भ में नितिन नवीन के ज़रिए चलेंगे। जरा ये मोदी जी ने एक लंबा भाषण दिया था, उसका जरा छोटा-सा होगा लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। लीजिए साहब, मैं कार्यकर्ता हूँ, नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। और नितिन नवीन जी इस मामले में और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब मैं बंगाल से इनको जोड़ देता हूँ। तो बंगाल में एक बहुत अच्छा खासा मत प्रतिशत जो है वो वहाँ के कायस्थ समाज का है और नितिन जो नवीन साहब हैं वो कायस्थ समाज से निकल के आते हैं। ममता बनर्जी इससे भी घबराई हुई हैं, जिन्हें दर्शकों आप भद्रलोक जानते हैं, करीब 12% के आसपास, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन अनुमानतः 12% के आसपास कायस्थ मतदाता हैं। कैसे देखती हैं आप? और एक तरफ सिट डाउन स्टैंड अप इस संस्कार की कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष, जो कि जब पर्चा भरते हैं वाडनार से तो वो खिड़की से बेचारे झांकते हैं मजबूर होके, और ये कहते भी हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कि देखिए साहब, आला कमान से, तो भैया तुम अध्यक्ष काहे को हो जब आला कमान से सब पूछना है। और सोनिया और राहुल की कृपा से मैं अध्यक्ष बना हूं, ये भी खड़गे ने ही कहा, एक पुरानी परंपरा है। और दूसरी तरफ इस तरह की कि जहां प्रधानमंत्री तीसरे बार के अपने पार्टी अध्यक्ष को कहते हैं यस बॉस। कैसे देखते हैं आप इसको, विशेष रूप से बंगाल के भी संदर्भ में और पार्टी के अपने अनुशासन के संदर्भ? देखिए, जनसंघ से जो पार्टी बनी और जिसमें संघ का पूरा महत्व है और संघ के संस्कार हैं, उससे वो पार्टी जन्मी है। और उसके अंदर जितने भी, मोदी जी ने पीछे भी अपने भाषण में, अमित शाह जी ने बोला कि हमारे सारे बड़े पदों पर संघ के ही लोग हैं इस वक्त भारत में, जितनी भी पूरी व्यवस्था है, तो वो तो संस्कार आपको नजर आएंगे। और रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी नजर आती है बनिस्बत की जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं। पारिवारिक पार्टियां ये आरोप भी लगाती हैं कि नहीं देखिए जी, इनमें भी परिवारवाद है। ऐसा नहीं है, परिवारवाद मेन उसमें नहीं है ना। यहाँ पे एक ही अध्यक्ष नहीं बनता, उसी के परिवार के लोग ही नहीं बनते।
ऐसा नहीं है। यहाँ जो है अपनी जो पूरी कमेटी है इनकी, जैसे भी है चुनाव होता है, उसमें चुनकर जिसका भी नाम, जिसका भी मत पे सबका मत आया, उस पे जाके एक अध्यक्ष चुना गया। वो अपने कार्यकाल पूरा करेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा होगा। अदरवाइज वो जितनी भी पार्टियां हैं, आप कोई पार्टी उठा लें, अखिलेश यादव की पार्टी में क्या अध्यक्ष चेंज हो सकता है? जब तक कि अखिलेश यादव खुद ना चाहें या वो अपनी आयु पूरी करें, जब तक जितनी भी आयु है, 100 वर्ष भी हो तो 100 वर्ष पूरी करें, तो तब तक वो अध्यक्ष रहेंगे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि एक अनुशासन इतना है कि आप पहले जो हैं भाजपा में आप कार्यकर्ता ही हैं। आपको दायित्व कोई भी दिया जा सकता है। यहाँ पदों की दौड़ उस तरह से नहीं देखी जा सकती जिस तरह से कुछ भी देखा जाता है बाहर से, जो हम देखते हैं कि साम दाम दंड भेद करके, और जो नेगेटिविटी बाहर तक आती है किस पार्टी में नहीं होती, पर जहां भी होती होगी, पर भाजपा की इस तरह से नजर नहीं आती, वह अनुशासन नजर आता है। इसलिए मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने शुरुआत में कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूं, और वो कार्यकर्ता की छवि से कभी मुक्त होना नहीं चाहते। और ये एक संदेश भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप जो हैं इसके जो है ना सेवक ही बन के रहें। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, और आप एक प्रमुख वो है, कहना चाहिए बहुत प्रमुख माने गए हैं जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता और बूथ, जो अमित शाह जी और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बूथ लेवल पे बूथ, अपना बूथ पहले सबसे मजबूत, ऐसा होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? कार्यकर्ता ही करता है। तो कार्यकर्ता का कितना महत्व है, किसी दायित्ववान का उतना महत्व नहीं बताते हैं, वो हमेशा से ये बोलते हैं। तो वही चीज मोदी जी ने बोली कि मैं पहले कार्यकर्ता हूं, और जो हमारा अध्यक्ष बना है, वो जो अध्यक्ष है वो हमारा बॉस है। और ये एक संदेश है पूरी भाजपा को, पूरी राष्ट्रीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, करोड़ों हैं, तो करोड़ों को संदेश है मोदी जी का कि अगर मैं हूं तो आप सबको भी अब इनकी बात माननी है, अनुशासन में रहते हुए, चाहे आप किसी भी पद पे हो, कितने भी बड़े नेता हो। मैंने सैल्यूट किया है, ही इज माई बॉस। इसका मतलब है कि वो नेता का ये धर्म भी होता है, नेता का ये धर्म भी होता है। ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने बता दिया कि जैसे इनको मैं देख रहा हूं उसी तरह आपको भी देखना है। बंगाल चुनाव में नितिन नवीन के इस निर्णय के बाद आप क्या देख रही हैं? बंगाल के वो जो कायस्थ समाज का वोट है उसके बारे में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कायस्थ समाज, देखिए हमेशा भारत में जितने भी इलेक्शन जहां भी होते हैं वहां जाति का तो असर पड़ता ही है। और कायस्थ समाज है, पढ़ा लिखा समाज हमेशा से माना गया है, नौकरियों में ये लोग रहे और उस तरह का है। लेकिन बात यह है कि अपने व्यक्ति को देख के हर एक को अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है अब संगठन किस तरह से बनेगा, ये असर पड़ेगा, तो देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज और है ज्योति जी, जानती हैं आप, केवल 10% का जो मतों का गैप है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये पार्टनर है। ऐसा कहा जा रहा है दर्शकों, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। ये लास्ट टैली तो बाद में आएगी और उस पर भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। लगभग 3 से 4% गैप जो है वो पाट दिया है एसआईआर ने, यानी मतदाता सूची के शुद्धिकरण ने। दूसरा 3 से 4% अब मामला कट जाएगा, क्योंकि एक नया वहां पर युति खड़ा हो गई है, जिसमें है ओवैसी, जिसमें है हुमायूं कबीर, कांग्रेस है और लेफ्ट है, जो कि तृणमूल से अलग है। तो 3 मैं लोएस्ट लेके चलता हूं, 3 और 3 6%। अगर उसमें 12% मतदाता, ये जो आबादी है कायस्थों की, अगर वो कन्वर्ट हो गई पूरी तरीके से, तो ये मुझे लगता है कि एक छोटे छोटे ऐसे पैचेस हैं, यानी अलग अलग छोटी छोटी ऐसी कौड़ियां हैं, जिन कौड़ियों को इकट्ठा करने के बाद वो 10% का गैप। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति बनाती है और माइक्रो मैनेजमेंट करती है, ममता बनर्जी अब उस घेरे में बिल्कुल आ रही हैं, और वो दबाव साफ तौर पर ममता बनर्जी के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। ज्योति जी, मुझे लगता है कि बंगाल पर अभी हमें और बात करनी है, क्योंकि ममता बनर्जी हमें खामोश रहने नहीं देंगी। जैसे जैसे उनकी उद्दंडता, राजनीतिक उद्दंडता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो अपने ही मतदाताओं के नजर में गिरेंगी। और सबसे बड़ा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका कि अंडर करंट बहुत तेज है, ये मैं अपने निजी सूत्रों से आपको दर्शकों बता रहा हूं, आप देखिएगा इलेक्शन रिजल्ट पर इसका कितना फर्क पड़ेगा। वो है बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना, वहां के हर एक मोबाइल, वहां की हर एक कहानियां
पूरे बंगाल के घरों में हर एक मोबाइल में घूम रही हैं और बंगाल का हिंदू अब ये जान गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। डेमोग्राफी अगर इसी तरह बदली तो हमारा हाल भी 1,31,00,000 उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह हो जाएगा इसी बंगाल में। इसलिए ममता की राह कठिन है। ज्योति जी का संपर्क हमसे कट गया है। ज्योति जी को हम आपकी तरफ से धन्यवाद देते हैं समय देने के लिए। तो आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और ज्योति जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिएगा। हाँ, जाने से पहले आपसे वो अपील करूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए एक बार ही सही, ताकि आपको हर अपलोड की सूचना मिले। तो आज के इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।